वो चेक करना 301 की हुआ वाईफाई 301 ही है ना। वो नहीं लगा हुआ, चार्जर नहीं लगा हुआ उसका एरर सब है जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म करने चार्ज हो रहा। ऑनलाइन वाले हजरात, स्क्रीन, कैमरा, एक्शन नहीं आवाज, तीनों चीजें क्लियर है? तीनों चीजें नहीं क्लियर, डन। सब कैमरा नहीं आ रहा जी, एक बंदे को कैमरा नहीं आ रहा, बाकियों को कैमरा भी नजर आ रहा है। जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया करे, एक दफा रीसेट कर लिया करें, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लिया करें। डन। जी जनाब, कल याद है हमने थोड़ा सा पढ़ा था, फिर हमने उसको डबल क्लिक किया था, कुछ और चीजें पढ़ी, फिर उनको डबल क्लिक किया, कुछ और चीजें, और इस दौरान आप चाह रहे थे कि मैं आगे ना जाऊं और पहली स्क्रीन पे सारी बातें हो, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती आगे गया और आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की। एग्रीमेंट तो बन जाता है ऑफर एक्सेप्टेंस से। अच्छा, रूल वही है, मैं रिकैप दे रहा हूँ, रिकैप के बाद सामने वालों से सवाल, और उस वक्त तक जितने सवाल आ गए ऑनलाइन में वो सवाल आप देख रहे होंगे। हमने कहा था एग्रीमेंट बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से। बन गया एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार करने के लिए कुछ जरूरी चीजें उसमें होनी चाहिए। 5 मोटे मोटे बातें हमने पढ़ी थी कि ये 5 तरह की चीजें नॉर्मली एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ले जाती हैं। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, कंपिटेंट हो पार्टीज, कंसिडरेशन लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, और एक्सप्रेसली उसे मना ना किया गया हो। 2 चीजें हमने अगले चैप्टर में पढ़नी है, 3 चीजें इसी चैप्टर में पढ़नी है। इनमें से एक हम लोगों ने थोड़ी सी पढ़नी शुरू की थी। तो हम बात कर रहे थे कि एक एग्रीमेंट में फ्री कॉन्सेंट यानी कि आजादी से रजामंदी होनी चाहिए। बंदे ने बिल्कुल रिलैक्स होके, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, बगैर किसी इखलाकी प्रेशर के उसने चीज एक्सेप्ट की। फ्री कॉन्सेंट के ऊपर अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से बात हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। फिर हमने कहा था कि बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें हमने कहा था कि ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो, बच्चा भी ना हो और लॉ ने मना भी ना किया वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से। देन हमने कहा लॉफुल कंसिडरेशन, जो उसमें मुआवजा है, जो बदला है, जो चीज आपको चाहिए किसी एक पार्टी को, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो हिस्सा चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से, जो उसका मतलब वाबस्ता है, वो लीगल होना चाहिए। फिर एक चीज जिसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया था कि इसको हम आगे जाके समझ सकेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट की नीयत भी सही होनी चाहिए। अगर ए ने बी को ऑरेंजेस बेचे, बी ने खरीद लिए और इस नीयत से बेचे कि इस वक्त मार्केट को खराब किया जाए, तो ऑरेंजेस तो लॉफुल कंसिडरेशन थी, पैसे भी लॉफुल कंसिडरेशन थे, लेकिन नीयत खराब थी, मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की नीयत थी, मार्केट में स्टॉक आउट करने की नीयत थी, इस्तेहसाल करने की नीयत थी। तो अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि अभी हमने एक एक क्लास के ऊपर अलग से बात करनी है। तो एक एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट सही नहीं होता जब उसमें 5 में से कोई एक बात हो, वो 5 बातें हमने भी आगे जाके पढ़नी है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, मकसद भी गलत नहीं होना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वो ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने एक लिस्ट बना के कह दिया है कि ये वॉइड एब एन इशू है, खबरदार ये एग्रीमेंट मत करना। तो जब वो एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इन 5 पे एक करके हमने बात करनी है। फ्री कॉन्सेंट और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये अगले चैप्टर के 2 यूनिट्स हैं। दरमियान के 3 यूनिट्स में से हमने बात जो शुरू की थी वो थी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पे जब हम गए थे तो हमने आगे जाके देखा था कि 3 तरह के लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचे हुए हैं, एंड जहनी तवाजुन भी ठीक है, एंड
लॉ ने उन्हें मना भी नहीं किया हुआ। जिसमें ये तीनों फीचर्स पाए जाते हैं वो बंदा इस काबिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। फिर इनमें से एक एक लफ्ज के ऊपर हमने बात शुरू की थी। हमने कहा था कि जो माइनर है उसका मतलब है जो कि एक खास एज से छोटा है। एक खास एज से छोटा बंदा कॉन्ट्रैक्ट्स में आएगा तो फिर मसलो मसाइल बढ़ जाएंगे। वो खास एज नॉर्मल केस में 18 साल से कम थी और गार्डियन अगर अपॉइंट हुआ हो तो 21 साल से कम थी। हमने कहा था माइनर के साथ एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन नफा नुकसान की जिम्मेदारी अपनी अपनी, यानी कि माइनर के ऊपर आप लीगल केस नहीं कर सकेंगे। माइनर धोखा कर दे तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि अदालत में जाके जिसको धोखे की सजा दी जाए। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको लॉ बेनिफिट दे देता है। वो अपने लिए केस करना चाहे, उसके हकूक गस्ब किए जा रहे हो, वो केस कर सकता है। लॉ ने उसको इजाजत दी है कि वो अपने हकूक बचाने के लिए वो कर सकता है केस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो एंटर होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको अदालत में जाके आप अपने राइट्स हासिल नहीं कर सकते उस माइनर के अगेंस्ट। फिर हमने कहा था अगर माइनर और बड़ा मिलके भी एग्रीमेंट करेंगे तो बड़ा फंसेगा, माइनर और बड़ा आपस में एग्रीमेंट करेंगे तो भी बड़ा फंसेगा। कोई बड़ा माइनर को अपना नुमाइंदा बना के भेजेगा तो माइनर की किसी भी हरकत पे वही बड़ा फंसेगा। तो हमने थ्रू आउट ये कहा था कि माइनर के केस में जो बड़ा मेजर पर्सन उसके साथ डील कर रहा है सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। फिर एक दर्जा हमने आगे बढ़ना था, हमने अनसाउंड पे बात करनी थी लेकिन हम माइनर पे ही फंसे रह गए। ऐसे ही है। हैंडआउट्स आप लोग देख के आए, जरा दिखाएं। हो सकता है किसी जगह किसी अंग्रेजी में किसी उसमें आपको परेशानी हो। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 बुलेट्स दिए हुए थे। ये पांचों बुलेट्स में अगेन अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो इस वजह से होगी कि अभी हमने इन सब की गहराई में उतर के इन सबको देखिए। माइनर में पहले कंफ्यूजन थी, फिर जब हमने माइनर के सारे रूल्स देखे तो बात समझ आ गई। अब हमारे लिए ये जुमला आसान हो गया। तो इन 5 में अगर कोई मसला है तो हो सकता है वो विद द पैसेज ऑफ लेक्चर ऑटोमेटिकली कवर होता चला जाए। कल एक ग्रुप में क्वेश्चन था कि 2 माइनर, एक माइनर ने दूसरे माइनर को गाड़ी बेची है, ठीक है, तो अब वो गाड़ी खराब है, उसका क्या होगा? जी अगर 2 माइनर्स ने आपस में एक ट्रांजैक्शन की है तो अदालत कहेगी बच्चे हैं खेल रहे थे। तो सर अभी उन्होंने कहा हुआ था कि वो दोनों यतीम भी हैं और दोनों ओए ये मामला जरा नाजुक है। यतीम है और गाड़ियां बेच रहे हैं एक दूसरे अमीर को। भी हैं। अच्छा यतीम है और अमीर है, ठीक है। तो वो यतीम है और अमीर है। अगर यतीम और गरीब कहते तो हम कहते हैं उनके हकूक के साथ इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। फिर तो हम ह्यूमन राइट्स के तहत कहते हैं कि माइनर का एक एक्सेप्शन होता है कि वो अपने बुनियादी हकूक के लिए जाके केस कर सकता है और अपना मुकदमे में अपने लिए बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर वो अमीर किस्म की यतीम है तो ऐसे में जो है वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर अदालत कहेगी भाई तुम लोगों ने आपस में डील किया, तुम भी माइनर तुम भी माइनर, तो जाओ बच्चों की अदालत में। ये तो बड़ों की अदालत है, ये तो तुम बच्चों का मामला है। तो नॉर्मली हम बच्चे और बड़े के केस में कहते हैं कि बड़ा कसूरवार है और अगर बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है तो बच्चा उसको क्लेम कर सकता है। लेकिन एक बच्चा दूसरे की चीज खो के अगर ले गया, वो समझते हैं छीन के ले गया, मेरा शायद मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है लेकिन मेरे ख्याल में खो का मतलब तो छीन नहीं है ना। तो अगर वो छीन के ले गया एक बच्चा दूसरे की कोई चीज, तो वो बच्चों का आपस का मामला है, उसको अदालत डील नहीं करेगी। तो वकील बनना है लेकिन बहुत जोर से वकील नहीं बनना। रात 12 बजे ग्रुप में यही डिस्कशन चल रही थी। मैंने इस दफा सोचा था कि मैं ग्रुप में जाने से बहुत महफूज रखूंगा अपने आप को। अगर लाइव क्लास और साथ साथ डिस्कशन हो रही है, जिस वक्त आप घर बैठे होते थे या जिस वक्त क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन पे हुई थी उस वक्त तो बात और थी। लेकिन ठीक है, आपकी इस बात पे मुझे लग रहा है कि मैं रात में एक दफा ना ग्रुप में जाके झांकी मार लिया असल में देखिए पता है क्या बात ये है कि हर बंदे का ना अपना एक मिजाज होता है, अपना एक, जी बिल्कुल, अपना एक लर्निंग पैटर्न होता है, एक लर्निंग पैटर्न होता है हर बंदे का। और हम हर तरह के स्टूडेंट को समझते हैं कि हाँ भाई मतलब उसकी बात समझनी जरूरी है। वरना जितनी दफा मैं माइनर वाली बातें रिपीट कर रहा हूँ, मुझे तो अब तक मतलब भाग जाना चाहिए था, कहीं भागता हुआ सहरा में निकल जाता। मैं नहीं पढ़ा रहा, ये किस किस्म के लोग हैं। लेकिन होता ये है कि जाहिर है मतलब हर तरह के लोग, शुरू में ना लॉ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, शुरू में ना हमें भी हिम्मत बढ़ानी है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो रिकमेंडेड है कि आप उसे म्यूट करें, दिन में एक दफा वहां जाएं, मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेंगे, मोटा मोटा सा उधर देख लें, हो सकता है एक आध सवाल आपको अच्छा लगे तो ढूंढें, अगर उसका कोई अच्छा जवाब आया हुआ है तो ठीक है, इससे ज्यादा टाइम उसको देने की जरूरत ही नहीं है।
फिर जो लोग ग्रुप के जितने भी यूजर्स हैं जो इस वक्त मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि कोशिश करें वो इनफॉर्मल बातें ना करते। वहां अचानक से होता है, अच्छा इस दफा FR2 का इम्तिहान किस दिन होगा, अच्छा वो फलाना वाले ग्रुप में नोट्स आए या नहीं आए। अब वो जब इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं तो ग्रुप का तकद्दुस पामाल हो जाता है। तो मैं भी इसी वजह से उस ग्रुप से घबरा के उसमें एंटर ही नहीं हो पाता कि भाई इसके अंदर तो एक जंग चल रही है। तो उसमें FSC के रिजल्ट भी पूछ रहे होते हैं। एक काम क्यों नहीं करते, आप में से कोई एक ग्रुप बनाए इनफॉर्मल, उसे कह दे स्कैन्स बी लॉ इनफॉर्मल ग्रुप, उसका लिंक उस ग्रुप में फेंक दें और कहें यार इस जगह पे सारी इनफॉर्मल बातें होंगी। और जैसे ही ग्रुप में कोई इनफॉर्मल बात करे फौरन से एडमिन को टैग करके कहें सारे बच्चों को निकाल दें। तो एक दो दफा कुछ बच्चे निकलेंगे, वो कहेंगे हमें पता नहीं था कौन सा ग्रुप है, किस तरह से वापस आएंगे, तो ग्रुप में भी थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। और दूसरा, बाकी देखिए हर बच्चे की नीड है। देखिए क्लास में भी तो ऐसा होता है ना कि एक बच्चा दूसरे साथ वाले से कहते हैं यार आज वो टेक्स्ट वाले टीचर आए या नहीं आए, ये एक नॉर्मल बात है। तो वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है इस वक्त हमारा क्लासरूम एक तरह से वो बन गया है, वर्चुअल सा क्लासरूम। तो वहां पे हम थोड़ा सा उसको डिसेंट रखने के लिए कर सकते हैं कि आप में से कोई एक वहां पे लिंक क्रिएट कर दे, ये इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसने इधर आना है इधर हम हर तरह की बात करेंगे, वहां पे सिर्फ पढ़ाई वाली बात हो। और जहां कोई पढ़ाई वाली बात ना करे फौरन से एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें और उस बच्चे के कमेंट को हाईलाइट करके मैनेजमेंट के बंदे को, एडमिन में से किसी को टैग करके कहें सर जी है, इशारा करते वो नहीं, वो मतलब वो ऐसे करके फिंगर पॉइंट करके कहें सर ये रॉन्ग नंबर है, इसको यहाँ से हटा दें। एडमिन तो जवाब बेचारे देंगे ना। अगर सवाल आप लोगों ने किए हैं, भाई एक बच्चा आके एक सवाल पूछे और चाहे वो हमारे स्कोप से भी बाहर है, अगर जवाब ना दिया जाए तो बच्चे देखें, कल आप लोगों ने कितने छोटे-छोटे सवाल पूछे। मैं सबको कह रहा हूं कि भी आगे चल के हमने बात करनी है, आगे नहीं, आगे तो बाद में जाएंगे, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो बहरहाल पता है हर तरह के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा ना अपने अंदर टीचर वाला पेशेंस लाने की कोशिश करें। बन भी गया, लिंक भी शेयर हो गया, वाह, ये देखे ना जी। तो हमारे दरमियान ही एक मौजूद एक स्टूडेंट ने ग्रुप 1 में शेयर भी कर दिया। आप ये देखें, मतलब जो काम करने वाले हैं वो ऐसे करते हैं, ज्वाइन भी कर लिया लोगों ने। तो इससे पता है क्या, मेन ग्रुप महफूज हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि जब आप मेन ग्रुप में जाएंगे तो आपको 6-7 सवाल और उनके 6-7 जवाब नजर आ रहे होंगे, तो उससे। लेकिन बहरहाल गैर जरूरी सवाल भी बीच में आएंगे। लोग ना, मतलब देखें, ये है लॉ, बिजनेस लॉ जो है ना वो ऐसे ही है कि वो एक ही बात के अंदर गहराई में गहराई, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप मैच्योर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे लॉ समझ आता जाएगा। प्रॉब्लम है कि भी आपने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड समझा और आप चाहते हैं कि पूरे लॉ के ऊपर हर चीज आपको समझ आ गई हो और आप उसको इम्प्लीमेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता इल्म जो है वो इंसान को थोड़ा मुदब्बर बना देता है। तो जैसे जैसे आप इल्म की राह में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर शऊर आता जाएगा और वैसे वैसे आपकी जो इनफॉर्मल डिस्कशन ऑन दैट फॉर्मल ग्रुप है वो थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। यही वो सारे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से इस दफा मैंने बड़ा शिद्दत से ने कहा था कि सिर्फ फिजिकल क्लास हो या नीचे बैठे हुए लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे हो, क्योंकि ऑनलाइन वाले वो एक अलग दुनिया में चल रहे होते हैं। तो वो अभी भी क्लास में कनेक्ट है। और प्रॉब्लम मुझे दुखी होता है कि आप सबका सवाल मैं साथ साथ देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप एकदम से हैंड रेज कर देते हैं, इन लोगों की तरफ तवज्जो मैं फौरन से नहीं दे पाता। तो हमने शुरू में बंद किए थे और बच्चों ने बड़े जोरों शोर दे के इनसे ओपन करवा लिए और इन्होंने मुझे बगैर बताए ओपन भी कर लिए। मुझे तब बताया जब उसमें कुछ 70 के करीब या पता नहीं 90 के करीब एडमिशन कर चुके थे। उन्होंने कहा सर गलती से कुछ हो गए, अब आगे नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर अब बचा क्या है। तो कुछ दिन के लिए एडमिशन बंद भी रहा है लेकिन अब दोबारा से उसमें ओपन हुआ हुआ है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा है, या तो लाइव डेडिकेटेड एक अलग क्लास हो, उतना टाइम नहीं है, इतने सारे बैचेस, इतने सारे वो दो कैंपस। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि हम मजबूरन ही ऑनलाइन क्लास देते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास फिजिकल या लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन ना बची हो या जो दूसरे शहर में हो। तो हम उन्हें बताते हैं कि आपको वो 100% क्वालिटी नहीं मिलेगी जो क्लास में होती है, लेकिन हम आपको भी फैसिलिटेट करेंगे और थोड़ा बेहतर क्वालिटी देंगे। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उनकी फीस भी यहाँ से थोड़ी सी कम होती है, तो इससे कॉलेज भी थोड़ा सा हक बजाने हो जाता है कि जी हमने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म नहीं किया, क्योंकि बच्चे की ख्वाहिश होती है जी हमने पढ़ना है, वरना फिजिकल और बैच भी हो रहे होते हैं। तो कोशिश करते हैं कॉलेज, लेकिन फिर मजबूरन वहां पे जहां बच्चे कहते हैं जी हमने आना है, तो अब हमने मजबूरन ही ऑनलाइन की ऑप्शन दी है और व्हाट्सएप वगैरह का ग्रुप बनाया है। असूलन तो सामने के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप का तो भी कोई नहीं है। आप हर दिन आए, आपने फिजिकली साथ वाले बच्चे से पूछा हाँ भाई वो कॉस्ट की आज क्लास कितने बजे है, फलाना किस तरह से, और कोई भी इस तरह का मसला आपस में यहाँ डिस्कस कर लिया या अगले दिन मेरे से सवाल पूछ लिया।
तो मैंने इनसे कहा था कि कम से कम फिजिकल बच्चों वालों का ग्रुप ना बनाएं। उन्होंने कहा नहीं सर, वो बच्चों को ऐसी लत पड़ गई ऑनलाइन की कि फिजिकल वालों को हमने ऑनलाइन में भी डालना होता है, तो ये फिजिकल वाले अपने आप को डबल डबल रोल में कंसिडर करते हैं और किसी भी दिन छुट्टी बड़े फखर से कर लेते हैं सोच के कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगा। तो थोड़ा सा कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी थी, तो कुछ मिक्स हो गया। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा और ये जो इनफॉर्मल ग्रुप वाला मामला है, इससे काफी मसले इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। चलें जी, वापस इधर आते हैं। माइनर के ऊपर हमने मुख्तलिफ रूल्स पढ़े थे। सामने के हाजरीन से कल के लेक्चर में कोई सवाल वो बताएं, फिर मैं ऑनलाइन वाले हाजरीन की तरफ आऊंगा। जी एक मिनट में ऑनलाइन का टाइम नोट कर लूं, ये आखिरी सवाल आया हुआ है मेरे पास 12:53 पे, बस जी। ठीक है, माइनर कंपिटेंट होना चाहिए, यानी कि वो शख्स कंपिटेंट हो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और बाद में भी। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि अगर एक माइनर ने बचपन में एक एग्रीमेंट किया और बाद में बड़ा होने के बाद उसे रेटिफाई कर दिया, याद है, तस्दीक कर दी कि हाँ भाई वो वाली बात सही है, तो रूल ये है कि उस बंदे को एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट भी कंपिटेंट होना चाहिए था, एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन भी। तो चूंकि वो बंदा उस वक्त माइनर था, और अगर हम कहें कि माइनर शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो चूंकि वो है ही माइनर तो वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है माइनर को ये इजाजत नहीं है कि वो पुराने हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट जो उसके जमाने बलूगत में नहीं हुए, जिस वक्त वो छोटा था, बच्चा था, उस वक्त हुए, अब वो बड़ा होके उसको रेटिफाई भी नहीं कर सकता। जी एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। पहले पिछले पेज पे मुझे बता दीजिए, एज ऑफ मेजॉरिटी वाले जो रूल है वो समझ आ गया आपको? माइनर के अंदर एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ये समझ आ गया? हो ही नहीं सकता। It is necessary that minor must be competent to contract at the time of entering in contract, तो इसका मतलब है कि उस वक्त फिर उसे माइनर नहीं होना चाहिए, और चूंकि मैंने लफ्ज माइनर इस्तेमाल किया तो उसका मतलब है वो बंदा फारिग हो गया। तो ये जो रेटिफिकेशन है ये वाला ऑप्शन माइनर को अवेलेबल नहीं है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? तीसरा पॉइंट, माइनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये इनसॉल्वेंट का वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है, अगर थोड़ा सा मुझे मौका देंगे तो आज ही मैंने इस लफ्ज पे काफी बहस करनी है। क्या इतना मौका मुझे दे सकेंगे? ठीक है, इस पे फिलहाल आप लेड पेंसिल से छोटा सा कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि मैं अभी आज इंशाल्लाह ताला बशर्ते सेहत जिंदगी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। If a minor enters into agreement jointly with major person, तो फंसेगा मेजर पर्सन, ये बात समझ आई? If minor represent fraudulently कि वो बड़ा है और किसी दूसरे को इंड्यूस करे कि आ जाओ मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, तो फंसेगा भी वो बड़ा ही, क्योंकि ये तो बच्चा था। रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। और इससे पहले के सवाल आए नीचे उस्ताद की तरफ से एक नोट, ट्यूटर नोट, वी वुड बी डिस्कसिंग एस्टॉपल इन लेटर चैप्टर्स। तो इस लफ्ज पे बिल्कुल परेशान ना हो, हमने आगे जब इस सबको अच्छी तरह से समझ लेना है तो फिर आपके लिए जुमला जरा ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, क्योंकि उस एक लफ्ज पे हमारा तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर चलेगा उस दिन। तो इसमें मुझे बताइए एस्टॉपल के लफ्ज के अलावा और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का लफ्ज मैं भी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, एस्टॉपल और इंसॉल्वेंट के अलावा कोई सवाल? सामने के हजरात के सवाल नहीं है? ऑनलाइन हजरात, सर अजीब सा साउंड आ रहा है, आवाज जरा भी नहीं आ रही। ओके हो गया जी, उन्होंने बताया आ रही थी लेकिन अब उन्हीं को आ रही थी, ठीक है, उन्होंने रिफ्रेश किया और उनकी आवाज सही हो गई, बेहतरीन हो गया, मसला रिजॉल्व। सर फिजिकल वालों को निकाल दें ग्रुप से, ये भी सही है। असूलन वैसे मतलब लॉजिकली आई एम कन्विंस कि फिजिकल वालों को उस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, वो पहली ही क्लास में इतना कुछ शोर मचा के गए होते हैं कि उनको घर जाके तो सुकून करना चाहिए। ठीक है, एक काम कर लेना, नहीं मेरे ख्याल में फिजिकल ऑनलाइन, हाँ फिजिकल का तो ग्रुप ही अलग है। ओ भाई ऑनलाइन वाले भाई, आपके ग्रुप में आप ही के बच्चे हैं, हाँ लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन वाले बच्चे इकट्ठे हैं, फिजिकल वालों का तो ग्रुप ही अलग है, हमें तो भी याद आया, हाँ क्योंकि वो तो 257 की लिमिट होती है, फिजिकल वालों का ग्रुप ही अलग है। निकाल दिया आपके ग्रुप से सारे फिजिकल निकाल दिए। सर माइनर के बिहाफ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, कोई माइनर के बिहाफ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। कई दफा कुछ लोग माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगेन वो चीज ठीक नहीं होती। गार्डियन को कुछ जगह अलाउड होता है कि वो जिस बच्चे की कफालत कर रहा है वो उसके बिहाफ पे कुछ कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे खामोश है। इसमें
गार्डियन और वार्ड एक एक्ट है पुराने जमाने का, उसने इसके बारे में रूल्स बताए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। देन एक माइनर जब 19 साल का है, तो माइनर तो ना हुआ, एक मेजर जब 19 साल का है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उसको क्या माइनर को 21 साल क्या होने का वेट करना होगा? नहीं, क्योंकि एक बच्चा अगर एज ऑफ माइनॉरिटी क्रॉस कर चुका था नॉर्मल रूल में, 19 साल का हो चुका था, अब अगर वालिदैन की डेथ भी हो गई तो अदालत गार्डियन अपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा अब कानूनी तौर पे उस एज को पहुंच चुका है कि वो अपने एग्रीमेंट्स खुद कर सके। तो मसला ये होता है कि 18 साल से छोटा बच्चा हो और उसके वालिदैन की डेथ हो जाए, खुदा ना खास्ता, या कुछ ऐसा मसला बन जाए, तो वहां गार्डियन चाहिए होता है। 18 साल से अगर बड़ा हो चुका है तो फिर वो गार्डियन वाली बात फिर अप्लाई ही नहीं करेगी। सर जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने कहा ना कि अगर माइनर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कंपिटेंट होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर जब माइनर कह रहे हैं और कंपिटेंट कह रहे हैं तो दो अपोजिट बातें हो गई, तो जुमला गलत हो गया। इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका आसान मतलब ये हुआ कि माइनर रेटिफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी कंपिटेंट एंड ही इज नॉट कंपिटेंट, क्योंकि वो माइनर है। तो वो जुमला वॉइड एब इनिशियो हो गया। तो माइनर हो ही नहीं सकता कंपिटेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर उसकी माइनॉरिटी में हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक रूल ध्यान में रखना है, माइनर कैन नॉट रेटिफाई दैट कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट उसकी माइनॉरिटी के जमाने में हुआ था। वो बाद में उसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि हाँ भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझे नहीं पता था, अब मैं मानता हूँ वो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट। सर क्वेश्चन तो इररिलेवेंट है, सॉरी, बट मेरिट सर्टिफिकेट पे कभी सेशन करें। थैंक्स। सेशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। नई स्कीम आने के बाद ना बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो गई हैं, तो कुछ पुराने रूल्स चेंज हुए हैं, तो शायद कुछ अरसे में मेरिट सर्टिफिकेट्स की भी वो रिवाइज रूल्स बता दें। पुराने जमाने में 3 पेपर देना मैंडेटरी होता था, उस सब्जेक्ट की वो पहली अटेम्प्ट होनी चाहिए और उस अटेम्प्ट में जितने पेपर दिए हैं वो सब के सब पास होने चाहिए, इस तरह की कुछ शराइत होती थी। अभी कुछ लेटेस्ट शराइत जो है वो शायद उनकी तरफ से आए, तो मेरे ख्याल में अभी तो किताबी नहीं दे पा रहे वो प्रॉपर, तो अभी ये तो बहुत आगे की बात हो गई। हाँ नहीं, वो तो बी लॉ सी लॉ का मॉडल पेपर और दोनों की किताबें अभी तक सिर्फ लॉ के ऊपर आई के अपने चीजें फाइनलाइज की हैं। तो अभी जो मेरिट सर्टिफिकेट वाली बात है, अभी थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा उन्हें। अभी पहले वो असल मसलों से लड़ रहे हैं, ये मेरिट सर्टिफिकेट वाला मसला उन्हें लगेगा कि मार्च का मसला है, तो अभी मेरे ख्याल में शायद महीने तक वो चीजें थोड़ी सी क्लियर कर दें। डन। सामने के सवाल खत्म, ऑनलाइन सवाल खत्म। कौन कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो एज ऑफ मेजोरिटी को पहुंचा हुआ, जो साउंड माइंड हो और जिसको लॉ ने मना ना किया। आए जी साउंड माइंड की बात करते हैं। विजिबिलिटी है इसकी? साउंड माइंड, साउंड माइंड वो शख्स है जो अनसाउंड ना हो। खूबसूरत बात। साउंड वो है जो, आवाज उसे कहेंगे जहां आवाज की गैर मौजूदगी ना हो। नहीं समझ आया ना? तो पिछला जुमला आसान था। तो साउंड वो है जो अनसाउंड ना हो। तो अब मैं ये नहीं आपको बताऊंगा साउंड माइंड कौन होता है, मैं आपको बताऊंगा अनसाउंड। साउंड कौन होता है ये हम बात नहीं करेंगे, अनसाउंड कौन होता है ये बात करेंगे। अनसाउंड वो शख्स है जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ ना पाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है, जो जहनी तौर पे इतना स्टेबल ही ना हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के जो मतलब हैं समझ सके और उसके अंदर अपने बेनिफिट्स, अपने नुकसान, अपने राइट्स वगैरह को समझ सके। तो अनसाउंड वो शख्स है जो उस वक्त, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस हालत में नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इतना गौर कर सके जितना एक कॉमन नॉर्मल इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट को देख के अपने लिए अच्छा बुरा सोच सकता है। तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे अनसाउंड। अब अनसाउंड की कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑल्दो ये एग्जांपल है लेकिन हम एहतियातन इसको पढ़ लेंगे। 3 तरह की इसकी एग्जांपल्स बताई जाती हैं। एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन, इसके लिए एक बड़ा कॉमन वर्ड भी इस्तेमाल होता है, इडियट्स।
दूसरे को हम कहेंगे ल्यूनेटिक, और तीसरे को हम कहेंगे ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन या फीवर की शिद्दत में। इन तीनों का क्या मतलब? स्पेसिफिक पर्सन या इडियट का मतलब वो जो बाय बर्थ ही बेचारा इनकेपेबल हो, जिसका हमेशा ही ज़हनी तवाज़ुन खराब था। मतलब ऐसा नहीं है जो कभी ठीक हो गया कभी सही नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो बंदा जो बाय बर्थ ही डेफिशिएंट है, बाय बर्थ ही जिसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो समझ सके चीजों को, तो जो पैदाइशी पागल कंसिडर कर लें या पैदाइशी बेचारा जो स्पेशल पर्सन है, उसको लॉ ने कहा है कि वो स्पेसिफिक है। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक वो शख्स है जिसको दौरे पड़ते हो। कुछ लोग होते हैं सुकून से बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक से कहते हैं सर ये जो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है और इससे अगली वाली स्क्रीन पे जो आपने बताना है वो अभी बता दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? ल्यूनेटिक। तो ऐसे ल्यूनेटिक्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, जो अचानक से एक ट्रांस में आते हैं, एकदम से होश में आते हैं, सामने स्क्रीन पे देखते हैं टीचर पता नहीं आधे घंटे से तकरीर कर रहा होता है, उसकी पहली लाइन जो लिखी होती है कहते हैं सर ये कब लिखी है आपने, सर ये क्या बात है, क्योंकि वो दरमियान में फेसबुक का दौरा मार रहे थे, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे। तो खैर चलें ये मजाक था। ल्यूनेटिक का मतलब एक ऐसा शख्स जो कॉमनली दिखने में सही आदमी लग रहा है लेकिन उसको अक्सर ही पागलपन के दौरे पड़ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हो गई। अब अगेन वो लोग जो साथ साथ किताब पे झांक रहे हैं, किताब में इतनी गहराई में थोड़ी लिखा होता है, किताब में तो बस वो लिखा होता है जो याद करना है, हम समझने की भी कोशिश करें। तीसरा है ड्रंकन पर्सन, या इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड डिलीवियस फ्रॉम फीवर, बीमारी की शिद्दत में। कई दफा एक बंदा इतना बीमार होता है, इतना शदीद बीमार होता है, बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ है, 103-4 बुखार है और उसमें बहकी बहकी बातें अचानक से शुरू कर देता है। इसको हम कहेंगे ये साउंड माइंड नहीं है। ऐसा बड़ा कम होता है, बहुत ही रेयर होता है एक बंदे की जिंदगी में कि 3 या 4 दफा शायद ऐसा हो कि जो वो इस लेवल की बीमारी पे पहुंचे कि वो ऑल फॉल बातें करना शुरू कर दे। लुनेटिक वो शख्स है जिसको ज्यादातर ये कैफियत रहती है कि उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और स्पेसिफिक पर्सन वो है जो है ही 100% अनफॉर्चुनेटली बाय बर्थ ही उसका दिमाग काम नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 100% होशो हवास में नहीं है, ये ज्यादातर मोर टाइम होशो हवास में नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम होश में भी रहता है, लेकिन ज्यादातर ये दौरों की हालत में होता है। और ड्रंकन पर्सन ये बड़ा कम टाइम के लिए होशो हवास में नहीं होता, लेकिन ज्यादातर होशो हवास में होता है। तो एक बंदा 100% दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, एक का ज्यादातर ठीक नहीं रहता और एक का कभी कभी ठीक नहीं रहता। 3 कैटेगरी समझ आई। फीवर के साथ दूसरा वर्ड हमने लिखा है ड्रंकन। अगर एक बंदे ने कुछ 3-4 लस्सी के गिलास इकट्ठे पी लिए, ड्रंकन है ना, या बहुत ज्यादा शहद इकट्ठा पी रखा हो। आपको पता है पाकिस्तान के शरई माहौल में हम शहद या लस्सी की ही एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर एक बंदे ने बहुत पी रखी हो लस्सी, या बहुत ज्यादा पी रखी हो शहद की बोतलें, आपको पता है शहद की बोतलें अक्सर जगह से दरियाफ्त होती हैं, तो बहुत ज्यादा शहद या बहुत ज्यादा लस्सी पीने की सूरत में अगर अचानक से एक बंदा बहकी बहकी बातें करना शुरू कर, अचानक से वो कहे कि मेरा बड़ा दिल करता है मैं लॉ को अच्छी तरह से तैयार करके जाऊं पेपर, तो ये जो इस तरह की अचानक से बहकी बहकी बात शुरू कर देना कभी कभी, ये ड्रंकन पर्सन है। तो 3 तरह के लोग हो गए, एक कंफर्म दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, एक जो ज्यादातर ठीक नहीं है कभी कभी ठीक है, और एक जो ज्यादातर ठीक है कभी कभी खराब। जो स्पेसिफिक पर्सन है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वर्ड एबिनिशन, क्योंकि ये तो कभी भी इस हालत में नहीं है कि होशोहवास में हो। याद है अनसाउंड कौन था? जो उस वक्त जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो इस हालत में ना, इस हालत में हो कि वो समझ ना सके कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा, और कॉन्ट्रैक्ट के मतलब ना समझ सके। तो ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब वो ठीक है। तो लॉ ने 2 कॉमन रूल बताए। एक रूल वो शख्स जो ज्यादातर सही ना रहता हो और कभी कभी सही रहता हो,
तो जब वो सही हो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो शख्स जो ज्यादातर सही रहता हो और कभी कभी सही ना होता हो, तो जिस वक्त वो सही नहीं है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जुमला जितना मर्जी घुमा के कर दें, बात एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त होशो हवास में हो, जो कि लेफ्ट वाला बंदा तो कभी भी नहीं होगा। इन दो बंदों में ये देखेंगे कि उस वक्त जो फेज है उसके ऊपर वो होशो हवास वाला है या नहीं। अब यहाँ किताब एक अहम डिस्कशन खा गई है, आईकेप की किताब, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सुन लें। साबित कैसे होगा कि उस वक्त बंदा होशोवास में था या नहीं? तो होगा ये कि जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, अगर वो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहा है और हमें पता है कि उसको पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं और अभी नहीं पता कि इस वक्त वो दौरे में है या इस वक्त वो होशोवास में है, तो हम किसी बंदे से कंफर्म करेंगे। हम किसी से पूछेंगे कि भाई आप बताओ क्या ये इस वक्त होशोहवास में है, जिससे कंफर्म करेंगे। फिर बाद में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हुई तो उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी जिसने कंफर्म किया था। वो शायद उसका रिश्तेदार हो सकता है, कोई उसका डॉक्टर हो सकता है, कोई भी और शख्स। तो जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस वक्त वो उस पागलपन की हालत में। तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक दफा पूछ लेना चाहिए कि हाँ भाई, उससे पहले पूछे तो वो तो कहेगा कि मैं होशोहवास में हूँ। तो किसी और बंदे से कंफर्म कर लें कि इस वक्त वो होशोहवास में है या नहीं। अगर होशोहवास में तो साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और अगर होशोहवास में नहीं है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जबकि जो दूसरा वाला बंदा है, ड्रंकन पर्सन, जी मैं भी आता हूँ, जो ड्रंकन पर्सन है ये उर्फे आम में ज्यादातर टाइम पे सही होता है या खराब होता है? ज्यादा सही होता है। तो इसमें मशकूक बात ये नहीं है कि ये होशोहवास में है, इसमें मशकूक बात क्या है कि होशोहवास में नहीं है। तो ऐसे में जिस बंदे ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाई होगी, जो बंदा इल्जाम लगा रहा है कि ओ नहीं नहीं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ये तो होश में ही नहीं है इस वक्त, तो जिसने इल्जाम लगाया है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, उसको साबित करना होगा कि हाँ भाई ये मेरी एलिगेशन सही है या नहीं। तो दो कॉमन रूल है, जो बंदा ज्यादातर साउंड पर्सन ना हो और कभी कभी साउंड हो, तो जिस वक्त वो साउंड नहीं है वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिस वक्त वो साउंड है वो कर सकता है। और दूसरा रूल भी यही कि जो ज्यादातर ठीक हो और कभी कभी अनसाउंड हो, तो जिस वक्त वो सही है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और जिस वक्त वो अनसाउंड है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जुमला वही पुराना, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप दिमागी तौर पे इस काबिल हैं कि समझ सकें फिर तो ठीक है, और अगर आप दिमागी तौर पे उस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को, उस कॉन्ट्रैक्ट के रैशनल को, उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने नफा नुकसान को नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब है कि आप अनसाउंड माइंड है। तो अनसाउंड माइंड परमानेंट भी हो सकता है और फेजेस में भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक दो सवाल है जी, जिससे कंफर्म किया अगर वही ठीक ना हो, ये भी एक मजेदार मामला है। तो फिर तो इस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले ही पागल से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसके बाद कंफर्म भी ऐसे बंदे से कर रहा है जो खुद ठीक नहीं है, तो अब उसके बाद नुकसान हुआ तो उसी बंदे को नुकसान होना चाहिए असूलन, जिसने इतना भी कंफर्म नहीं किया कि यार मैं किन बंदों से मशवरा ले। जी जिससे कंफर्म कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एज अ विटनेस के तौर पर भी ये डिपेंड करता है कि उन्होंने शुरू में उसको गवाह के तौर पे बीच में ऐड किया या नहीं किया। लेकिन अगर आप साबित कर दें कि हमने इसे कंफर्म किया था, तो फिर वो कंफर्म जिससे किया वो बंदा फंस जाएगा। है किस किस तरह से अवेलेबल है।
ओए ऑनलाइन वालों का लेक्चर ही बंद हो गया जी। इन्होंने कहा एलिगेशन वाली बात रिपीट कर दें। एलिगेशन में ये कह रहा था कि जो एक बंदा अचानक से उठ के कहते हैं कि ये तो ड्रंकन पर्सन था, इसके साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर साबित भी इसी को करना पड़ेगा। कॉमन हालात में किसी भी बंदा जो ज्यादातर होशोवास में होता है उससे किया गया कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाता है, लेकिन अगर अचानक से कोई इल्जाम लगा दे नहीं भाई ये इस वक्त नशे में है, तो साबित कैसे करना पड़ेगा? जो इल्जाम लगा रहा है, जो मशकूक बात कर रहा है उसे साबित करना पड़ेगा जी। ठीक है, देखें सेकंड केस में हम कह रहे हैं जो कंफर्म कर रहा है उसके ऊपर बर्डन है, और थर्ड में हम कह रहे हैं जो इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर बर्डन है। तो अगर एक बंदे ने दो से पूछा, एक ने कहा ठीक और एक ने कहा ठीक नहीं, तो जिसने कहा ठीक वो फंस जाएगा लीगली। कल को इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो जिसने कंफर्म किया है वो जिम्मेदार होगा। अगेन ये सारी बातें मैं एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाए। कहानी ये है कि ये 3 एग्जांपल्स हैं और 2 रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि होशो हवास में जिस वक्त है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और दूसरा रूल ये है कि जब वो होशो हवास में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जी। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या पेपर में टेस्ट हो सकता है? डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर ने बहुत ध्यान से किताब नहीं देखी तो वो टेस्ट कर सकता है। मैं इसलिए एहतियातन थोड़ा सा एहतियातन ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। किताब में भी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो इस लॉ के साथ बहुत ज्यादा अटैच समझी जाती है, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसलिए मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ। आपने याद उतना ही करना है जितना किताब में। ये क्लास वाली बात अगर जहन में रह गई तो किस्मत है जी। अगेन देखेंगे कि वो किस हद तक लुनेटिक है। लुनेटिक का मतलब वही है जो कि बीच बीच में इंटरवल्स में साउंड पर्सन नहीं रहता। जरूरी नहीं कि एन उसे बीमारी ही हुई हो, कोई भी ऐसा, यानी कि ये भी एक बीमारी है जिसको जो भूल जाता हो। तो मुख्तलिफ लोगों को इस तरह से भी होता है कि वो कुछ अरसे के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में चले जाते हैं, तो वो भी तकरीबन लुनेटिक वाले उसमें आएंगे। मतलब जरूरी नहीं कि दौरे पड़ने का मतलब ये है कि मुंह से झाग निकल रहा हो, बंदा टकराता फिर रहा हो। दौरे पड़ने का मतलब है पागलपन का दौरा, मतलब वो जहनी तौर पे अचानक से बैठे बैठे ना अजीब सी बातें शुरू कर देते जी। अगर दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, अगर एक ड्रंकन पर्सन ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में चीजें गलत हो गई या कुछ और, तो देखा ये जाएगा कि वो उस वक्त होश में था या नहीं था। तो चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त होश में नहीं था, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो दूसरे बंदे को राइट ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो अगर किसी बंदे पे इल्जाम लगा है ना कि ये सही नहीं है, तो बेहतर है कि पहले तहकीक कर लीजिए, और अगर फिर भी करें कॉन्ट्रैक्ट या जो भी है तो फिर नफा नुकसान देखना पड़ेगा जी। अगर दोनों ड्रंकन हो तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला भी ड्रंकन है और कॉन्ट्रैक्ट जिससे हो रहा है वो भी ड्रंकन है। तो जब एक ड्रंकन था कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, 2 हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक भी अगर ड्रंकन है, अगर उस टाइम पे देखिए, अगर वो उस टाइम पे साउंड माइंड था तो वो ड्रंकन नहीं है, और अगर वो ड्रंकन है तो साउंड माइंड। हाँ, अगर बहुत ही कैजुअल हो, बड़ा ही उसको आदत हो हर दिन 5 जाम लस्सी की चढ़ा जाने की, और उसके बाद भी होशो हवास में बात कर सकता हो, तकरीर कर सकता हो, बैठ सकता हो, लोगों के साथ डिस्कशन कर सकता हो, तो ठीक है, उर्फे आम में लोग उसे मान लेते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। अक्सर सियासतदान अनफॉर्चुनेटली मतलब इस लेवल पे ऊपर पहुंच चुके होते हैं, मार्फत के उस दर्जे पे होते हैं कि वो लस्सी 10-10 गिलास पी सकते हैं, वो हॉस्पिटल में शहद पी रहे होते हैं। ठीक है, देखें दरमियान वाले केस में जो कंफर्म कर रहा है उस पे आएगा, और जो आखिरी केस है उसमें जो एलिगेशन लगा रहा है उस पे आएगा। देखिए ये सारी बात हो ही बिफोर फॉर्मेशन की रही है ना। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 2 बंदे हैं, एक नॉर्मल है और दूसरा शायद नॉर्मल नहीं है। जो लेफ्ट वाला बंदा है ना, स्पेसिफिक पर्सन, वो तो सबको पता है वो नॉर्मल नहीं है। मसला आते हैं ना अगले 2 में। तो यहाँ पे या तो आप कंफर्म करेंगे किसी से, एक बंदा जिसका पता है कि ये अक्सर इस फेज में चला जाता है कि इसकी बात समझ ना आए, तो फिर पूछेंगे आप किसी से, हाँ भाई ये इस वक्त उस फेज में तो नहीं,
जी आई कैप कुछ भी सवाल बना सकता है, लेकिन बहरहाल आप लोग जिस लेवल पे पहुंच जाते हैं सवालों के, आई कैप अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा। ठीक, ऐसे में इस दफा मैंने क्या किया है, आपको क्वेश्चंस भी दे दिए हैंडआउट के साथ, ताकि जब चैप्टर खत्म हो तो फिर आपको असल में पता लगे कि असल वाला जो आई कैप है वहां पे असल में किस तरह के सवाल आते हैं। तो उसमें पिछली तकरीबन 23 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स हैं, 23 अटेम्प्ट्स में जितने पास पेपर आए हैं वो आपके पास मौजूद है। तो ये पूरा कंपिटेंट टू पर्सन वाला यूनिट है, इसमें से एक दफा एक सवाल आएगा। इसका ये मतलब नहीं कि सवाल आएगा नहीं, अगर किसी चैप्टर में आपको कम सवाल नजर आ रहे हैं तो इसलिए कि उस वक्त एमलॉप 50 नंबर का होता था, अब 100 नंबर का है, और इवन उसमें भी उस 50 में से भी 15 नंबर एमसीक्यूज को चले जाते थे, तो 35 नंबर, अब 35 वर्सेस 85, तो ज़ाहिर है 85 नंबर के लिए वो उन एरियाज में भी जाएंगे जहां से वो ज्यादा सवाल नहीं बनाया करते थे। तो हमने हर चैप्टर और हर यूनिट को उतनी ही अकीदत और एहतराम से पढ़ना है। जी मेरे ख्याल में बात समझ आई भी है सामने। जी अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता लगे कि वो बंदा ठीक नहीं था तो असूलन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड होने का मतलब है कि उस बंदे को राइट नहीं मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, कोई वो आगे साबित नहीं कर सकता है देखें जी ये तो मेरे पैसे ही नहीं इसने दिए। अदालत में बाद में साबित हो जाएगा जी ये बंदा तो होश में ही नहीं था। अक्सर फिल्मों में नहीं देखते, एक बंदे ने अगर बचना हो सजा से तो अचानक से साबित कर देता है कि जी इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, ये तो इस पोजीशन में ही नहीं था कि इस तरह का कोई मामला कर सके या कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे में लॉ थोड़ा सा छूट दे देता है ऐसे बंदे को, यानी कि दूसरे बंदे को पावर नहीं मिलती उस बंदे के अगेंस्ट जो कि माइनर हो या अनसाउंड माइनर। जी सर अगर एक ड्रंकन ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त झूठ बोला और अगले बंदे को नेक्स्ट डे पता लगा तो उसे प्रूफ कैसे करेगा? अब अगेन अगर अगले बंदे को पता ही बाद में लगा है तो उस बंदे की गलती, क्योंकि उसके साथ कोई अच्छा दोस्त नहीं था जो एलिगेशन लगाता कि यार ये बंदा इस वक्त ड्रंकन है। हम आगे जाके पढ़ेंगे अगर गलती एक बंदे से हुई है ना तो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई नुकसान होगा तो उस बंदे को होगा जिसको गलती हुई है, अगर दोनों को गलती लगी हो फिर डिफरेंट रूल होता है। ये बातें हम इससे अगले वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। डन। अगेन देखें जब वो कंफर्म करेगा और उसने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो जाहिर है वो फिर थोड़ा सा साइन शाइन भी करवा लेगा कोई कागज पे कि हाँ भाई आप इस वक्त बताते हैं कि ये बंदा होशोहवास में है नहीं, ताकि कल को अदालत में ले जा तो सके इस बंदे को। अगर वो कल मुकर के बंदा तो हो सकता है कोई गवाह या लिखत पढ़त करे। 3 तरह के अनसाउंड पर्सन हमें समझ आए। अनसाउंड कौन है? जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने नफा नुकसान को समझ ना पाए, वो अनसाउंड। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कंपिटेंट नहीं है। अनसाउंड पर्सन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तीसरा वाला, तीसरा क्या था? डिस्क्वालिफाइड वाला, लॉ ने मना कर दिया। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैंने लिखा है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है जी, अब येलो से लिखा जाएगा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एनिमी, एलियन एनिमी, कंट्री एट वॉर, एक ऐसा शख्स जो आपका दुश्मन है। ब्रेक लगाइए। एक ऐसा शख्स जो आपका एलियन दुश्मन है। एलियन से मुराद जो आपके मुल्क का नहीं है। तीसरी बात, वो मुल्क जिससे आप हालत जंग में हैं उसका नुमाइंदा। तो आसान अल्फाज में जिस मुल्क से आप जंग में हैं, आपका मुल्क जिस मुल्क के साथ जंग लड़ रहा है उस मुल्क का कोई शहरी, हालांकि मुल्क का मुल्क ही होना चाहिए था, शहरी तो शहर का होता है। पता नहीं आधे जुमले तो मेरे ज़ाया हो जाते हैं, चलें खैर इग्नोर करते हैं। सिटी शहर को कहते हैं और कंट्री मुल्क को, लेकिन मुल्क वाले को कंट्रीजन नहीं कहते, सिटीजन कहते हैं। हालांकि सिटी तो शहर को कहते हैं। और मुल्क और शहर
किसी मुल्क में रहने वाले को उस मुल्क का शहरी कहते हैं। अजीब बात है, उस मुल्क का मुल्की होना चाहिए, शहर का शहरी होना चाहिए, मुल्क का मुल्की होना चाहिए। तो ये अजीब मतलब अल्फाज बनाने वाले जो है ना वो अजीब ही मामला करते हैं। जो शिप से आती है चीज उसे कार्गो कहते हैं, अजीब ही मामला है। और कई दफा कार वाली चीज को शिपमेंट भी कह देते हैं। तो दुनिया के ना दस्तूर ही निराले। उसके बाद फिर मुझे आप लोग कहते हैं कि सर ये जुमला तो पिछले जुमले जैसा है, इस जुमले का मतलब, तो भाई ये तो कानून है, कानून तो खेलता है अल्फाज के साथ। एलियन एनिमी यानी कि फॉरेन सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, जिस कंट्री से आपका कंट्री हालत जंग में है। लॉ ने मना कर दिया, खबरदार ऐसे मुल्क के किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अचानक से उसको हुब्बुल वतनी जाग गई और उसने आपका सत्यानाश फेर दिया ये सोच के कि मैं तो ये तो मेरा दुश्मन मुल्क का बंदा है। अब अगर आप 5 छालियां मंगवा रहे हो इंडिया से और इंडिया से पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए और आपका वो 5 छालियां वाला सप्लायर सोचे कि अच्छा पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का कबाड़ा निकाला जा सकता है, वो उस पान के अंदर जहर मिला के भेज दे, तो ऐसे में लॉ को लगा कि अगर एक बंदा ऐसे किसी मुल्क के बंदे से डील कर रहा होगा जो कि आपके मुल्क का दुश्मन होगा तो चांसेस हैं कि गड़बड़ हो सके। जरूरी नहीं कि वो वाकई धोखा करे आपको, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं करें, लॉ आपको राइट्स कोई नहीं देगा, एनफोर्सेबल। वही बात है कि भाई आप एग्रीमेंट करना चाहें करें, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल नहीं देंगे। तो कल को आप अदालत में जाके नहीं कहेंगे कि जी मुझे इंसाफ दिलाया जाए, देखें जी उस मुल्क के बंदे ने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया। तो अगर एक मुल्क आपके मुल्क के साथ हालत जंग में है तो आप उस मुल्क के शहरियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर हालत जंग में है, जंग खत्म हुई भी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और अचानक से जंग आ गई, लॉ कहता है कि दिस इज गुड कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को या तो अभी सस्पेंड कर दें, होल्ड कर दें, मजीद काम मत करें इस पे, या ज्यादा बेहतर है कि आप उसे कैंसिल कर दें। तो लॉ ने कुछ लोगों के साथ हमें मना किया कॉन्ट्रैक्ट करने का, उनमें से एक है दूसरे उस मुल्क का शहरी, हर दूसरे मुल्क का शहरी नहीं, दूसरे मुल्क का वो शहरी जिसके साथ मेरा मुल्क हालत जंग। बात समझ आई? सबको समझ आई? कोई अगर इंडिया में है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया हालत जंग में नहीं है, अब यहाँ पे अगर हम बहुत ज्यादा लॉ पढ़ रहे होते तो हम कहते हैं कि हालत जंग को डिफाइन करना जरूरी है। वॉर किसे कहते हैं? इंडिया का जहाज पाकिस्तान के अंदर आया और हमने मार गिराया, क्या ये हालत जंग है या नहीं है? अब ये कानूनी एतबार से देखना पड़ेगा, और शुक्र है वो कानून हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें वो उन्हें बताना पड़ेगा एक्सप्रेसली कि ये इन दो मुल्कों के दरमियान जो चल रहा है वो जंग है। हम खुद से नहीं अंदाजा लगाएंगे कि कितने मिसाइल हो जाने के बाद हम उसको हालत जंग तस्वुर करेंगे। छोटी मोटी तो झड़पें चलती रहती हैं सरहद के ऊपर, और वो जिस अगर हम कहेंगे उसने हम पे हमला किया है, तो पहले हुआ क्या था? छेड़ के आए थे, बकायदा प्लान किया था, गए हैं वहां पे 2-3 जगह पे शरारतें की हैं, एक जहाज को पीछे लगाया है, अपना माठा सा जहाज भेजा, उनका बड़ा तेज सा जहाज पीछे लग गया, बड़ा खुश कि इसको गिरा देंगे, इधर आया हमारे अच्छे वाले जहाज ऊपर आ गए। प्रॉपर प्लान करके, जैसे नहीं वो एक भेड़ छोड़ देते हैं, शेर उस भेड़ को खाने आता है, पीछे से उसके ऊपर जाल फेंक देते हैं। तो अब उन्होंने हमला किया या हमने हमला किया, ये एक बड़ी मिथ बन जाएगी कि किसने किसके साथ वॉर की। तो वॉर को हम नहीं पढ़ रहे, वॉर किसे कहते हैं, किस एग्जैक्ट स्टेट को वॉर कहते हैं, और जब गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद दैट कंट्री, तो फिर वो वॉर होती है। अब वो वॉर के मतलब के ऊपर हम नहीं जा रहे, बस आपने ध्यान में रखना है कि अगर किसी मुल्क के साथ हमारे मुल्क की लड़ाई है तो मैंने उस मुल्क के शहरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, लॉ ने मुझे मना किया हुआ है, और अगर मैं करूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो एक एग्रीमेंट है जो मेरा उनके साथ है। ऑल्दो ये एग्रीमेंट भी ठीक नहीं है, लेकिन अब नफा नुकसान मेरे जिम्मे, गवर्नमेंट या कोर्ट मेरी मदद नहीं करेंगे अगर मेरे साथ जुल्म हो गया उसमें। क्लियर जी? वहां से एक सवाल, ये कहां लिखा हुआ है? बड़े आराम से, अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग चलती रही है, क्या अमेरिका से अफगानिस्तान कुछ नहीं आता था?
क्या अफगानिस्तान से कहीं और नहीं जाता था? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चीजें नहीं होती रही? तो अगेन वही बात है कि ये कोई ऐसा लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है जिसने हमें ये सारी बातें समझाने की कोशिश की है। तो जंग के जो आलमी कवानीन है उसमें ये कहा जाता होगा कि जी जंग के दौरान आप ऐसा ना करें। जिस वक्त भी दो मुल्कों में जंग होती है उस वक्त भी बहुत सारी एक्टिविटीज जारी होती हैं, बट हमारे सिलेबस में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि अगर आप किसी मुल्क के साथ हालत जंग में हैं तो दिस इज बेटर फॉर यू कि मत करें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। जी देखिए, अगर उस मुल्क में कोई ऐसा बंदा है जिसपे आपको बहुत एतबार है, आप उससे डील करें। इन्होंने आपको ये थोड़ी कहा है कि मत डील करें, करें डील, लेकिन उन्होंने कहा खबरदार हमारे पास रोते हुए नहीं आना कि ये कॉन्ट्रैक्ट था। हम उसको वो हैसियत नहीं देंगे जिसमें आप अदालत में आके कह सकें जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुल्क की अदालत मुझे इंसाफ दिलवाए। यानी हम कह देंगे, इसीलिए आप समझ आया वॉइड क्या है? जो एनफोर्सेबल नहीं है। इलीगल को वॉइड नहीं कहते, वॉइड की एक किस्म इलीगल हो सकती है कि इलीगल होने की वजह से वॉइड। वॉइड का मतलब जो किसी वजह से कानून उसको एनफोर्स ना कर सके। तो ऐसे में अगर आपका कोई बहुत ज्यादा वहां क्लोज रिलेटिव है और उसके साथ आपकी डीलिंग चल रही है, आप चलाते रहें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं देगा, कोई और कानून उसको डील कर रहा होगा। जी जी अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा पाकिस्तानी शहरी वहां पे गया हुआ है और हम उसके साथ डील कर रहे हैं, तो वो उस मुल्क का सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप का कानून है जो बताता है कि कौन सा बंदा किस वक्त किस मुल्क का सिटीजन कहलाएगा। इवन अगर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हों जो आधा टाइम पाकिस्तान में गुजारते हैं, आधा टाइम बाहर गुजारते हैं, तो फिर हम एक दिनों की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या वो 183 दिन, चूंकि नॉर्मली 365 दिन का होता है ईयर, लीप ईयर अगर ना हो, तो फिर उन्होंने कहा कि 183 दिन अगर गुजारे तो फिर आप उसको रेजिडेंट मानेंगे। तो अगेन इस पे अलग अलग लॉज होते हैं। आप टैक्स में जाएं, बल्कि जाएंगे क्या, आपका टैक्स में हमें पहले लॉ पहले होता था, टैक्स और आगे होता था, तो अब तो आपने टैक्स में नेशनल वगैरह की बातें भी पढ़ी हुई है। जी आगे चलें, थक गए, इतने से सवाल थे। ठीक है जी आगे चलते। नहीं मेरे ख्याल में काफी ज्यादा। जी एक सवाल अभी भी है। हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, अगर वो शहरी उस कंट्री का वो कहे कि मैं आपके केस करता हूं तो कर दे। कहाँ करेगा, कहाँ करेगा वो केस? अपने मुल्क में। हम तो उस मुल्क से पहली हालत है जंग में, या किसी आलमी अदालत में जाएगा, तो फिर देख लेंगे कि आलमी अदालत में क्या रूल है। अगर दो मुल्कों की जंग चल रही होती है तो वो कितना फैसिलिटेट करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो अगेन जंग का फायदा उठा सकता है कोई भी, इसलिए हमें सजेस्ट कर दिया मत करना कॉन्ट्रैक्ट, खुद फंस जाओगे। ले जी देन प्रिजनर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया जाए और बाद में जंग छिड़ जाए, बताए मैंने बताया होगा, सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अच्छी बात है कैंसिल कर दिया जाए। प्रिजनर्स वो लोग जो न सिर्फ कन्विक्ट हैं यानी कि मुजरिम हैं, बल्कि कैद में भी हैं। वो लोग जो इस वक्त हालत कैद में हैं किसी जुर्म के ऊपर, तो वो मुजरिम जो सजा काट रहे हैं, मैं इसलिए दोनों को अलग अलग बता रहा हूं। अगर एक मुलजिम सजा काट रहा है तो वो इस रूल में नहीं आता। मुलजिम और मुजरिम में भी फर्क होता है। मुजरिम कौन होता है? जिस पे दफा जुर्म साबित हो गई हो, अदालत वाले भाई ने हथौड़ा मार के कह दिया हो कि हाँ भाई अब इस पे दफा फलाना लागू हो गई। तो अगर एक शख्स मुजरिम डिक्लेयर हुआ है नंबर 1, और नंबर 2 वो सजा काट रहा है, तो जिस दौरान वो जेल में सजा काट रहा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपके मुल्क से कोई बंदा लंदन चला जाए, क्योंकि वो इस वक्त जेल में नहीं है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना नहीं। अगर वो मुजरिम भी हो और जेल में भी हो, तो ये जहन में रखना है। मैंने इसलिए एग्जांपल वो दिए जो आपको पसंद आती है। तो ऐसा मुजरिम जो कैदी भी हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ ने मना कर दिया। अगर वो जमानत पे रिहा हुआ है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर वो आजाद हो गया ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर वो दवाइयां लेने चला गया ये रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब कुछ भी। जी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप नहीं है। ठीक है जी। एक भाई ने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा कि हम अगर एक बंदा दवाइयां लेने कहीं चला जाए तो उसको वापस कैसे लेके आए।
उसको वैसे ही वापस लेके जाएं जैसे चीनी वाले बंदे बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आके भूल जाते हैं कि कोई मामला भी हुआ था कभी। तो उसी कानून जिसके तहत उन चोरों को पकड़ा जा सकता है, उसी कानून से उन चोरों को भी पकड़ा जा सकता है। चोर सब चोर होते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये डिपेंड करता है कि हुकूमत में कौन है। जो हुकूमत में होता है वो चोर नहीं होता, बाकी सब चोर होते हैं। और अगली दफा जब हुकूमत चेंज होती है तो पिछले सब चोर हो जाते हैं और नए वाले मोअज़्ज़ज़ हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, शरीफ लोग हो जाते हैं। जी, प्रिजनर जो के सजा काट रहा है, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। जी जी, मेरी चेहरे की मुस्कुराहट से आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा मैं क्यों मुस्कुराया। कोई जवाब देगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बताई। ई रॉन्ग नंबर है, ई रॉन्ग नंबर है जी। तो मैं अभी थोड़े पहले किबला यही बता के फारिग हुआ था। मुल्जिम और मुजरिम का फर्क जब मैं बता रहा था तो मैं यही कहता कि अगर इल्जाम है तो फिर नहीं, कन्विक्ट हो यानी कि मुजरिम जुर्म साबित हो चुका हो, नंबर 1, और नंबर 2 कैद में भी हो। इसीलिए मैंने एग्जांपल ये भी दे दी, मतलब 2 एग्जांपल दी ना। एक मैंने कहा कि कैद में है बट मुजरिम नहीं है, उसके साथ भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। मुजरिम है बट दवाइयां लेने गया हुआ है तो भी हो सकता है। अगर मुजरिम भी हो और जेल में भी हो फिर नहीं हो सकता। क्लियर? दोनों शर्तें बड़ी वाज़ेह। अगर बंदा जेल आता जाता रहता हो तो ये वही रूल है जो बंदे को पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं कि जब वो सही हो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो सही ना हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इन्होंने तो सारी सियासतदान बीच में कवर कर लिया। ठीक है जी। एक भाई ने कहा सर फिजिकल सवाल रिपीट कर दिया करें। असल में जो काम का सवाल होता है मैं जरूर रिपीट करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने से ना कुछ 10 में से 2 सवाल काम के जरूर आते हैं। तो आपको जब भी मैं कोई सवाल रिपीट करता नजर आऊं ऑनलाइन वालों तो समझ जाइएगा वो काम का सवाल है। बाकी जो है वो जी। चले आगे। एक भाई का सवाल हलक में फंस गया, उन्होंने कहा नहीं अब जो है ना सवाल करने से आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मेरी बात सुन जरूर लिया करें। मैं कई दफा बड़े तसल्ली से वो बात कर रहा होता हूँ और आप उसको ढूंढते होते मैं कौन सी वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। कौन सी लाइन पढ़ रहा था? कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें दोनों बातें कवर होती हैं, कन्विक्ट और इम्प्रिजनमेंट। जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? मुजरिम हो और कैद में हो। और ये भी कहा था कि मुजरिम ना हो और कैद में हो। एक बंदे पे किसी ने इल्जाम लगवा के कि ताल्लुकात इस्तेमाल करके बंदे को रिमांड पे भिजवा दिया। यही तो मैंने कहा, कभी कभी कुछ लोगों पे इल्जाम होता है और डर ये होता है कि भाग ना जाए, तो फिर कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो एक मुल्जिम को भी रिमांड में रखने की, इसे कहते हैं जिस्मानी रिमांड, उसको रखने की इजाजत दे देता है। जैसे बहुत सारे लोगों के केस चल रहे होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अक्सर लोग जो है वो कई दफा अंदर होते हैं और अक्सर सियासतदान आके कहते हैं देखें जी मुझे बिला वजह कैद किया हुआ था, जुर्म तो साबित ही नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का ये बड़ा मशहूर जुमला है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला होता है जहां होता है कि कहीं ये एक्शन लेगा तो साबित हो जाएगा कि ये तो नून लीग से, उस अंदर कर देते हैं। एक बंदा बचा के रखा हुआ है कि अगर इमरान खान बिल्कुल ही फारिग हो गया तो कम से कम कोई तो जेब में बैकअप पे रखा हुआ। ये खैर वो बड़ों के खेल हैं, ये हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं। खैर इससे पहले कि मैं जुमले की गहराई में उतरूं और फिर जो है कोई कोई क्लिप चल जाए और उसके बाद जो है वो अगले दिन यहाँ कोई गाड़ी आई हुई हो। जी तो अच्छा है ना, मैं तो बड़े लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं तो अच्छाई की बात की है। बड़े लोग, प्रिजनर और कन्विक्ट हमें समझ आ गया और अब मुझे समझ आ गया है कि अब बाकी सारी बातें कनेक्टेड ही हैं। तीसरी चीज एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स एटसेट्रा, इसके साथ कुछ और औखे औखे से लफ्ज भी होते हैं, सोवेनियर्स एंड फलाना फलाना, वो तो आप किताब में देख के याद कर ही लेंगे। मैंने कौन सा एम्बेसडर की भी स्पेलिंग पूरे सही लिख दी होंगे। एम्बेसडर्स दूसरे मुल्कों के सिफारतकार, दूसरे मुल्कों के पाकिस्तान में आए हुए वो मेहमान जो गवर्नमेंट के मेहमान हैं। आपके घर अगर दूसरे मुल्क से आपका कोई कजन आया हुआ है तो वो दूसरे मुल्क का है और मेहमान भी है लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है।
तो गवर्नमेंट के जो मेहमान है, दूसरे मुल्कों के जो सफीर पाकिस्तान में आए हुए होते हैं, दूसरे मुल्कों का कोई वफद किसी खास काम से पाकिस्तान में ऑफिशियली आया हुआ है, तो जो दूसरे मुल्कों से सरकारी नोयत पे एम्बेसडर्स और इस तरह के वफद पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान उनको एक प्रिविलेज देता है। वो प्रिविलेज होती है, उनको इम्यूनिटी मिली होती है। इम्यूनिटी, ये लफ्ज आप जानते हैं क्या मतलब होता है इम्यूनिटी का? इस्तिस्ना, उन लोगों, वो इम्यून होते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कोई आम शहरी केस नहीं कर सकता। तो अगर दूसरे मुल्क के ऐसे सिफारतकार या ऐसे गवर्नमेंट के मेहमान पाकिस्तान आए हुए हैं, तो लॉ ने हमें कह दिया कि देखो उनके साथ मत करना कॉन्ट्रैक्ट, करना है तो कर लेना, लेकिन फिर नुकसान तुम्हारा, क्योंकि तुम उन पे केस नहीं कर सकते। हाँ, वो चाहे तो कह सकते हैं जी मैं अपने आप को पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश करता हूँ, वो उनका बड़ापन है। हमारे मुल्क के लॉ ने उनको ये फेवर दिया है कि देखो आपको हमारे मुल्क में कोई केस नहीं करेगा, इंसानों, आम इंसानों में से केस नहीं करेगा। गवर्नमेंट केस करना चाहे कर दे, लेकिन आम शहरी एक फॉरेन सिफारतकार पे केस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लॉ ने फिर हमें मना कर दिया कि देखो उनके साथ मत करना, करना है तो अपना ही नफा नुकसान है, हमें लॉ ने एहतियातन मना कर दिया। जी सर, वो केस कर सकता है? जी, वो किसी पे भी केस कर सकता है, हम उस पे केस नहीं कर सकते। इम्यूनिटी उसे मिली हुई, हमें नहीं मिली हुई। ये माइनर वाला ही मामला हो गया तकरीबन। वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम भी अगर करना चाहें उनके साथ कर तो लें, लेकिन लॉ क्यों मना कर रहे हैं हमें? नुकसान हमारा होगा, कल को हम अदालत में जाके अपने राइट्स नहीं मांग सकेंगे, वो हमारे साथ कोई धोखा करके चला जाए, हमारे पैसे खा जाए, हमारे साथ नाइंसाफी करे, हम उस पे अदालत में केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमारे मुल्क ने खुद से तोहफा पहना दिया कि भाई तुम इम्यून हो, तुम्हें कोई गरीब आदमी तुम पे केस नहीं कर सकता, मतलब कोई आम शहरी तुम पे केस नहीं कर सकता। जी ठीक है, तो क्राइम पे आम आदमी सजा सुनाता है। अगेन मेरा आपने जवाब ही नहीं सुना, आपका तो अगला सवाल पहले से तैयार था। मैंने क्या बोला था अभी जवाब में? एक मिनट, मैंने क्या बोला था? आपने सवाल जो पूछा तो मेरे अल्फाज क्या थे, आपने नहीं सुना? आम आदमी कत्ल पे, कत्ल होने पे केस पता है कौन लड़ता है? स्टेट। दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक को हम कहते हैं सिविल, एक को हम कहते हैं क्रिमिनल। इंसान का इंसान से मामला सिविल होता है, गवर्नमेंट का इंसान से मामला क्रिमिनल होता है। ये जो कत्ल होता है ना, इसमें गवर्नमेंट एक पार्टी होती है और दूसरी पार्टी होता है जिसने कत्ल किया होता है। गवर्नमेंट मजलूम के बेहाफ पे लड़ रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट करती है केस, सजा भी गवर्नमेंट सुनाती है, गवर्नमेंट ही जुर्माना करती है, ये मामला इस तरह से होता है। तो अब अगर वो बंदा पाकिस्तान में आके कहीं कोई कत्ल कर दे, किसी बंदे को गाड़ी से हिट कर दे, उसने क्रिमिनल हरकत की है, उसको कौन डील करेगा? गवर्नमेंट। तो ऐसे में हमारा क्या सवाल था, हमने कहा था कि जी आम आदमी को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया। अब वो बंदा अगर कोई जुर्म करता है तो आम आदमी तो उस पर केस नहीं कर सकता, लेकिन कौन केस कर सकता है? गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि उसके किसी शहरी के साथ नाइंसाफी हुई है और उस बंदे ने जो किया वो पाकिस्तान में क्राइम है और गवर्नमेंट इतनी ताकत रखती है कि उस मुल्क से पंगा ले सके, तो फिर उस पर केस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क का भी बंदा क्राइम करता है वो वही मुल्क होता है जैसे पाकिस्तान अच्छे खासे पैसे खा के बैठा होता है, उसके बाद चाहे हमारी कोई साइंसदान हो हम उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे उनका कोई जासूस हो हम उसका कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो ये गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, लेकिन हम इतना परेशान क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कह दिया करो ही ना, हमारी तरफ ये मसला ही नहीं आना, हमें तो लॉ ने मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई फॉरेन एम्बेसडर वगैरह से डील ही ना करो, सुखी रहो। इस लाइन को समझाते हैं, ये लाइन तो आप लोगों ने अगले दिन पढ़ के आनी है, मैं तो भी आपको कोई लाइन पढ़ाई नहीं, आप लोग तो साथ साथ अंग्रेजी वहां की पढ़ना चाह रहे हैं ताकि घर जाके 50 मिनट भी ना पढ़ना पड़े। ठीक, तो बात इतनी सी है कि अगले दिन, आज मैंने हैंडआउट उठाया और मैंने कहा हाँ भाई ये पहली लाइन थी, इसमें बताएं कोई मसला, अगली लाइन में कोई मसला। क्या मैंने कल ऐसे किया था? नहीं, कल तो मैंने लेक्चर पढ़ाया था, कल मैं समझ रहा था आप मुझे सुन रहे हैं, फिर मैंने समझा आपने घर जाके ये पढ़ा होगा, फिर मुझे समझ आई कि आपको यहाँ थोड़े से मसले आए होंगे, मैंने अगले दिन बता दिया। यही पैटर्न है, जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो लॉजिक समझने की कोशिश करें, वो सारे जुमले किताब में नहीं लिखे हुए, मैं उस जुमलों से ज्यादा अंदर गहराई में 5-5 एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ।
तो क्लास में मुझे ध्यान से सुन लें, घर जाके अंग्रेजी पढ़ लें, और अगले दिन मैं भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं अगले दिन मौजूद हूंगा इंशाल्लाह ताला, बशर्ते सेहत जिंदगी। आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो इस वक्त लेक्चर के दौरान जब आप अंग्रेजी की गहराई में उतरते हैं तो वो तो समझ आना ही नहीं है, मैं भी समझ नहीं आता, और घर जाके चूंकि क्लास में नहीं समझ आया था तो घर जाके भी नहीं समझ आता। तो घर वाली पढ़ाई घर में और यहाँ वाली पढ़ाई यहाँ। कल जब आप ये जुमला पूछेंगे कि सर वहां एक अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है, जरा बताएं, तो मैं उसको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबने ऐसे पैकिंग शुरू कर दी जैसे जाने का टाइम हो गया। भाईजान 1:42 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं नीचे वालों मैं 4-5 मिनट तक क्लोज करके आपके पास आ रहा हूँ। वहां 2 बजे अगली क्लास शुरू होती है, तो अगर मैं 5 मिनट लेट भी पहुंच जाऊंगा ना तो चल जाएगा। एम्बेसडर समझ आया? एम्बेसडर हमें समझ आ गया। इंसॉल्वेंट कौन सी लाइन थी वैसे जो आपको परेशान कर रही थी? पेरोल पे तो नहीं परेशान हो गए थे? चलें, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का उर्दू तर्जुमा दिवालिया। अब हो सके तो किताब को छोड़ के मेरी बात सुन लीजिएगा। इंसॉल्वेंट, दिवालिया का मतलब है कि एक बंदा बिल्कुल ही फाइनेंशियली खत्म हो गया। एक इंसान है, बैंकरप्ट भी जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, एक इंसान है, उसने दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 2 करोड़ का, और कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो गया 2 करोड़ का। वो बंदा आगे से कहेगा तुमने 2 करोड़ का नुकसान किया है, 2 करोड़ दो। पहले वो अपने बिजनेस के एसेट्स बेचेगा, फर्ज करें वो एक मतलब नॉर्मल बिजनेस है, पहले अपना बिजनेस के एसेट बेचे, 50 लाख दे दिए, 2 करोड़ अभी भी पूरा नहीं हुआ, 1.5 करोड़ अभी रहता है। फिर वो अपने घर के असासे बेचेगा, शायद अपना वो घर बेचे, वो घर शायद 80-90 लाख का बिके, अगर 5 मरले का घर है जो कि पुरानी हालत में, कुछ रिकवरी हुई, कुछ अपने असासे वगैरह बेचे, पता लगा अभी भी 35 लाख रुपया बकाया है, और अपने सारे असासे बेचने के बावजूद भी वो बंदा इस काबिल नहीं हो पा रहा कि उसको पे कर सके। इंसान की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, जब तक कि उसके सारे असासे खत्म नहीं हो जाते। अब जिसने पैसे लेने थे उसने बंदे भेजे कि हाँ भाई मेरे बकाया पैसे, इसने कहा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं लाजमी होंगे, उसने कहा जी घर का एक एक कोना चेक कर लो, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो जाते जाते वो उसे 2-3 चपेड़े कर आ जाएंगे, फिर रुकेंगे थोड़ी, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे, कहेंगे पैसे दो, वो कहेगा मैं नहीं दे सकता पैसे, मतलब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ, फिर से घूसे मार जाएंगे। अब इंसानियत की तस्लील है, अब वो इंसान बावजूद शदीद कोशिश के से ज्यादा पैसे दे ही नहीं सकता। कानून तो कहता है कि देखो दूसरे का नुकसान किया भरो, लेकिन कहां तक भरो? दिवालिया होने तक। अगर एक बंदा ये मानता है कि वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा लोगों को देने के लिए, तो यहाँ पे वो अदालत को अप्लाई करेगा, और कोर्ट फौरन से यकीन नहीं करेगी, कोर्ट एक इंसान को भेजेगी जिसका नाम होगा ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल असाइनी, इसका एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है रिसीवर। गवर्नमेंट एक बंदा भेजेगी, वो बंदा उसके सारे एसेट्स की तहकीक करेगा, उसके क्या क्या मामला थे, फिर ये भी देखेगा पिछले 1 साल में कोई गिफ्ट तो नहीं दिए थे। पता लगे जब ऐसे नजर आया हो कि 2 करोड़ का नुकसान हो गया हो, तो 5 दिन पहले अपना 3 करोड़ का घर जो है वो अपने एक दोस्त को गिफ्ट किया हो कि अच्छा मैं भी गिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ अर्से बाद वापस ले लूंगा। तो वो बंदा आके तहकीक करेगा कि उसके सारे क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह हैं, और उसके बाद अदालत के थ्रू उसके एसेट्स वो बिकवाएगा, और जितने लोगों ने पैसे लेने हैं उस बंदे से उनको प्रोपोर्शनेट तरीके से, ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोपोर्शनेट का मतलब है जितना भी उनका तनासुब बनता होगा तो उस हिसाब से उनको उतने परसेंट देगा, और जब दे देगा तो कहेगा बस अब खुदाफिज चलो भाग जाओ सब, अब इस बंदे के पास कुछ नहीं बचा, और उस बंदे पे ठप्पा लगा देंगे कि दिस इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसान की तजलील से बचाने के लिए लॉ ने ये ऑप्शन दी है कि एक इंसान अदालत को कह सकता है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे, और जब अदालत उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे तो फिर वो बंदा बरीउज़ जिम्मा हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से, और फिर वो अपनी लायबिलिटीज का जवाबदेह नहीं होगा। उसके कई साल बाद जिंदगी में वो वापस आ सकता है, लेकिन वो लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है, वो लिमिटेशन लॉ है कि कितने अरसे बाद वो दोबारा से नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकता है। जब उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तो अब उसके जिम्मे जो लायबिलिटी थी भी कंसिडर किया जाएगा कि लीगली खत्म हो गई।
क्योंकि अब जो मर्जी कर लें, जब है ही नहीं उस बंदे के पास कुछ और उसके सारे असासे अच्छी तरह से तहकीक कर लिए, तो बस अब अगला बंदा सब्र कर लेगा कि मैंने क्यों एक गरीब आदमी के साथ जो है वो डील किया था। तो इसको हम कहते हैं कि वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इनसॉल्वेंट का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे असासे बिक गए, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। माइनर इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर हो सकता। माइनर के असासे तो बेचे ही नहीं जा सकते प्रॉपर तरीके से जब तक वो बड़ा ना हो जाए, और बड़ा होने से पहले पहले वो कॉन्ट्रैक्ट में डील भी नहीं करता, और डील करे भी तो लायबिलिटी भी कोई नहीं लेता। तो माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं किया जा सकता, माइनर से आप नुकसान रिकवर नहीं कर सकते जब तक वो बड़ा ना हो जाए, और बड़ा होगा तो जो बड़ा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसमें आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। तो इनसॉल्वेंट के साथ लॉ ने मना कर दिया, उसने कहा खबरदार इनसॉल्वेंट के साथ मत डील करना, कल को बाद में रोते हुए हमारे पास मत आना और हम भी कह देंगे कि हमने डिक्लेयर कर दिया वो इंसॉल्वेंट है, उसको हमारी पुश्तनाई हासिल है, अब उस बंदे से रिकवरी नहीं हो सकती, और अब जो उसे जाके जदोकोब करेगा गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी केस करेगी। जी नहीं, अब ये प्रॉब्लम है कि एक बंदे को देख के कैसे पता लगेगा वो इंसॉल्वेंट है? जिसने 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ना, इतना तो जरूर पता कराएगा कि ये सामने वाला बंदा किस कमाश का है, किस तरह का है, जिसके पैसे दाव पे लगे हुए हैं ना, उसने तो देखना है कि रिकवर हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो इंसॉल्वेंट के साथ लॉ ने मना कर दिया। इंसॉल्वेंट के सारे एसेट्स को इंसॉल्वेंट खुद डील नहीं करता, वो डील करता ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर, और फिर वो उसी के बिहाफ पे सारी चीजों को लेकर। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला कहानी यहीं से शुरू करते हैं। पहले मैं पिछला रिकैप दूंगा, इस दौरान जो आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी उसमें जो आपको परेशानियां होंगी वो डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। ये हैंडआउट है और मैं नीचे आ रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों के पास। चलिए आप क्लोज कर दीजिएगा, मैं नीचे इसको सेव करना है, बंद कर ये उसका सिटीजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम उसके साथ कर सकते हैं क्योंकि वो सिटीजन नहीं है ना, हमने क्या उस मुल्क के सिटीजन के साथ माना है, तो